गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने साउंड वेव टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, साउंड वेव की अपन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि साउंड जो है वेलोसिटी जो है, साउंड की जो वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है? केवल सराउंडिंग मीडियम पे, मतलब मीडियम के माध्यम के गुणों पे डिपेंड करती है, स्रोत के गुणों पे डिपेंड नहीं करती। अब देखिए माध्यम के गुणों पे किस किस गुणों पे डिपेंड करती है, किस किस तरह से निर्भर करती है, वो चीज अपन देखने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, साउंड वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अपन? साउंड वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, साउंड वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो किस किस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट अपन देखें यहाँ पे बच्चों, देखिए फर्स्ट इज डेंसिटी। ठीक है, माध्यम का घनत्व। हम देख रहे हैं माध्यम का घनत्व रो। ठीक है, तो चलो साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। तो हम देखें वेलोसिटी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ रो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा v वर्सेस रो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये v का अगर आप रो के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो v वर्सेस रो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों फिर अपन नेक्स्ट सेकंड हम बात करें दाब की, माध्यम का दाब। ठीक है, मींस प्रेशर P। अब चलो देखो प्रेशर के लिए अपन देखें, यहाँ पे आप देखते हैं अगर अपन माध्यम का दाब इंक्रीज करें, क्या करूं मैं? इफ P इंक्रीज देन डेंसिटी इंक्रीज। मतलब दाब को अगर अपन बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दाब को बढ़ाने पर घनत्व को अपन देखते हैं, अणु पास पास आएंगे, दाब अपन बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मतलब कंप्रेस करेंगे किसी गैस को तो अणु पास पास आएंगे, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज। इफ प्रेशर डिक्रीज देन डेंसिटी डिक्रीज। तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः P अपॉन रो इज इक्वल टू नियत। तो जब P अपॉन रो का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर घटा रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है। तो ये अनुपात क्या बच्चों? नियत है। इससे बच्चों V का मान क्या रहेगा? T पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? P पावर 0। मींस वेलोसिटी का मान प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। मींस अब ग्राफ ड्रॉ करें वेलोसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ, तो हमें कैसा मिलेगा बच्चों? कांस्टेंट लाइन। वेलोसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है, उसका देखें बच्चों फिर हम देखें थर्ड पॉइंट। अब बात करें टेम्परेचर के बारे में, ताप, टेम्परेचर कैपिटल T। अब देखिए ताप पे कैसे निर्भर करती है इसकी वैल्यू, तो ये समझे। तो जो ताप पे डिपेंडेंसी के लिए अपन गैस इक्वेशन समझनी पड़ेगी, गैस समीकरण के बारे में। तो गैस समीकरण आप जानते हो PV इक्वल टू क्या होता है? म्यू RT। ठीक है, PV इक्वल टू म्यू RT, आपने सुना ही है, गैस समीकरण होती है PV इक्वल टू म्यू RT। ठीक है, यहाँ P प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, V क्या बता रहा है? आयतन को। तो यहाँ पे हम आयतन का लिखते हैं, आयतन लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, आयतन को लिख रहा हूं मैं, देखिए P तो P है ही सही, वॉल्यूम लिख दिया मैंने मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, एंड जो म्यू है, म्यू क्या बच्चा यहाँ पे? म्यू बता रहा है एक तरह से मोल्स को, जिसका मान होता है म्यू M अपॉन MW, मॉलिक्यूलर वेट RT। R यहाँ पे गैस नियतांक है, तो M से M कट जाएगा, तो M से M कट जाएगा। तो यहाँ से हम देखें P अपॉन रो का मान कितना आएगा? P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW। तो RT अपॉन MW आया किसका मान? P अपॉन रो का मान RT अपॉन MW के बराबर आया। ठीक है, अतः अब यहां से वेलोसिटी अपन देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिया अपन ने? वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ गामा P अपॉन रो होता है, रूट ऑफ गामा P अपॉन रो। तो यहां से बच्चों गामा अपॉन P की वैल्यू पुट कर दें, तो गामा अपॉन P की वैल्यू, गामा कितना है यहाँ पे? गामा का मान अपन देख ही रहे हैं यहाँ पे, चलो गामा रहने दिया, P अपॉन रो दिया RT अपॉन MW। ठीक है, ये क्या आ गई? डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भरता। देखिए V समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे रूट ऑफ T आ रहा है, V समानुपाती आ रहा है रूट ऑफ T, है क्या नहीं है? तो यहाँ पे V का अगर अपन T के साथ ग्राफ बनाए तो V का T के साथ ग्राफ कैसा आएगा? देखिए V वर्सेस T ग्राफ हम देखें कुछ इस तरह से आएगा। ये वेलोसिटी का T के साथ ग्राफ पैराबोला आएगा, तो V स्क्वायर समानुपाती T बन रहा है, तो ये ग्राफ ही आएगा। ठीक है, पर वाले ग्रुप में
v प्रोपोर्शनल टू t ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों उसका फिर अपन देखें यहाँ पे इसमें, ये तो अपने टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस है कि यहाँ बच्चों इसमें जो t है, ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें जो देखिए r जो है, r यहाँ पे गैस नियतांक है, ठीक है, r इक्वल टू होता है 8.31, SI पद्धति में इसका मान होता है 8.31, ठीक है, जो किसको बता रहा है, गैस नियतांक को बता रहा है। ठीक है, और जो MW है, MW क्या बच्चों यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार को शो करा है, ग्राम अणुभार। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन गैस के लिए, सपोज हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के लिए अपन क्या लिखेंगे, MW कितना होता है, 2 होता है, इसको याद रखते हैं 2 × 10⁻³ ग्रुप में, क्योंकि ग्राम अणुभार बता रहा है, तो यहाँ पे 10 इंटू मतलब 10 की घात 10 की घात -3 को गुणा करके लिखना है हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये अपन देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी। इस पर चलो एक एग्जांपल देखें, टेम्परेचर बेस्ड से एग्जांपल अपन देख रहे हैं। यदि टेम्परेचर वृद्धि 600 केल्विन, यदि यदि टेम्परेचर में 600 केल्विन वृद्धि करें तो V में 73% मतलब 73%, 73% वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, होती है। थोड़ा T इनिशियल मतलब प्रारंभिक ताप क्या था बताना है हमें, इनिशियल टेम्परेचर, T इनिशियल की वैल्यू बतानी है, T इनिशियल प्रारंभिक ताप क्या था। तो चलो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन समझे, टेम्परेचर का वॉल्यूम वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, V प्रोपोर्शनल टू रूट T है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, रूट ऑफ T। यहाँ से अगर मैं फाइंड करूं कि V इनिशियल अपॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल लिखेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये रूट ऑफ T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 73% वृद्धि रखी है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 100 मान लूं, मान लो प्रारंभिक वेग 100 है, तो नया वेग कितना हो जाएगा 173, 73% वृद्धि करेंगे तो 173 आ जाएगा मान। अब यहाँ पे रूट ऑफ T फाइनल, और T फाइनल, चलो T इनिशियल मैंने मान लो x मान लिया, ये T इनिशियल x है, बताइए T फाइनल क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखें x प्लस 600, ये अपन यहाँ पे 600 केल्विन की वृद्धि करी है, तो नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा x प्लस 600। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसको इससे कैंसिल करें तो कितना आता है, ये 1.73, 1.73 किसको बता रहा है, रूट 3 को। ठीक है, 1.73 बोल रहे हैं या कह रहे हैं रूट 3, एक ही बात है, मतलब ये बता रखा है आपको कि ये मान किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर। अब दोनों वर्क कर दें, वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 3/x बराबर x प्लस 600/x। ठीक है, ये 3/1 है। ठीक है, ये रूट 3/1 वर्क किया तो 3/1 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 3x बराबर x प्लस 600। ठीक है, इधर ले आएंगे 2x बराबर 600, तो x बराबर कितना आ गया 300, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 300, ये आ जाएगा इसका आंसर 300 केल्विन। ठीक है, प्रारंभिक ताप कितना बेटा 300 केल्विन, या रिजल्ट 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन, या इसको अपन ही बोल सकते हैं इसमें से अगर 273 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस भी सही आंसर है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या दे रखा है हमें, तो 300 केल्विन, तो केल्विन ग्रुप में आ गया 300 केल्विन। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273 माइनस कर देंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपन टेम्परेचर का इफेक्ट अपन देख लिया। अब जो टेम्परेचर के बारे में आपको बताऊं एक चीज और, अगर देखिए अगर आपसे किसी छोटे टेम्परेचर पे पूछा जाए कि साउंड वेलोसिटी का मान क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इन एयर। ठीक है, इन एयर साउंड वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इन एयर, तो जहां T क्या है, T इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है। T का मान बच्चों अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में हम डायरेक्ट इससे फाइंड करते हैं V इज नियरली इक्वल टू, मतलब VT का मान जो होता है लगभग इक्वल टू होता है V0 प्लस 0.61 T। V0 क्या बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड वेलोसिटी, जो कि अपन कितनी लिखते हैं बच्चों, ये होता है 332। ठीक है, ये 332 होता है प्लस 0.61 T। ठीक है, तो इससे बच्चों हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं एट T डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट रिजल्ट का है। ठीक है, तो मतलब T का मान बच्चों जैसे अपन ज्यादा बड़ा यूज करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेट से उतना ज्यादा विचलित होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
ये स्मॉल टेम्परेचर के पास का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो कमरे के ताप पर, अगर आपसे पूछे कमरे के ताप पर वेलोसिटी क्या होगी, कमरे के ताप पर साउंड वेलोसिटी इन एयर, कमरे के ताप पर बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का मान क्या होगा, एयर में साउंड वेलोसिटी 332 प्लस 0.61 इंटू 27, तो इसको आप गुणा करके सॉल्व करोगे लगभग आ जाएगा 348 मीटर पर सेकंड। तो कमरे के ताप पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी होती है बच्चों, 348 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए 200 डिग्री सेल्सियस पे मान कितना होगा साउंड वेलोसिटी का, तो बेटा फिर इस सूत्र का उपयोग नहीं करना, क्योंकि टी का मान तो 200 दे दिया, तो फिर हम इससे नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इक्वल टू रूट ऑफ टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे। जहां टी इनिशियल को रख देना 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे रख देंगे 332, यहाँ कितना रखेंगे 273 केल्विन, यहाँ रखेंगे 332, और फिर जो टेम्परेचर दे रखा है उसको यहाँ पे केल्विन में चेंज कर रख देंगे, और सॉल्व करने पे क्या निकल जाएगा, वी फाइनल निकल जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा टेम्परेचर है तो फिर इससे करते हैं, और छोटा टेम्परेचर तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देख रहे बच्चों, ये अपन इसका इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। अब बच्चों अगला इफेक्ट अपन देखें यहाँ पे आर्द्रता का इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता का इफेक्ट अपन देखें क्या होता है बच्चों, आर्द्रता का इफेक्ट, आर्द्रता मतलब नमी। तो बच्चों देखो नमी क्या होती है, पानी के अणुओं की उपस्थिति होती है वायु के अंदर, उसे हम बोलते हैं आर्द्रता। तो अगर आर्द्रता बढ़ाएंगे तो पानी के अणुओं की उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे वाटर की साउंड की वेलोसिटी होगी बढ़ जाएगी। हम जानते हैं साउंड का वेग जो होता है वो वाटर में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर वाटर के अणु उपस्थित है तो यहाँ पे वेग बढ़ जाता है। तो हम देखें पानी में मतलब वायु में पानी के अणुओं की उपस्थिति के कारण यदि आर्द्रता के कारण आर्द्रता क्या बच्चों इंक्रीज होगी, के कारण आर्द्रता इंक्रीज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बच्चों इंक्रीज, वी क्या होगा इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पे अगर अपन आर्द्रता को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस पे चलो एग्जांपल अपन देखें बच्चों। इस पे देखिए जैसे आपसे कहा तुलना किया जाए कि बरसात के दिनों में साउंड वेलोसिटी, ठीक है, बरसात के दिनों में साउंड वेलोसिटी की बात करें, और शुष्क दिनों में देखें बरसात में, और अपन शुष्क दिनों में तुलना करेंगे शुष्क दिनों में, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा खास क्योंकि बच्चों बरसात के दिनों में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ज्यादा क्योंकि यहाँ पे नमी होती है बरसात के दिनों में। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद अगर अपन ऐसे आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि यहाँ पे गर्मी और सर्दी पूछ ले आपसे, सर्दी और गर्मियों में, तो वी गर्मियों में साउंड वेलोसिटी ग्रेटर देन क्या होगी, सर्दियों में साउंड वेलोसिटी। क्यों, अब बच्चों यहाँ पे देखें गर्मी और सर्दी शब्द काम में लिया जाए तो फिर हमें आंसर टेम्परेचर के अनुसार देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वेलोसिटी समानुपाती क्या रहा बच्चों, रूट ऑफ टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड वेलोसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी सर्दी गर्मी बोल दे तो हम यहाँ पे क्या देखें, टेम्परेचर के अनुसार v समानुपाती रूट ऑफ टी। तब हमें आर्द्रता के अनुसार आंसर नहीं सोचना, किसके अनुसार सोचना है बच्चों आंसर हमें, फिर किसके अनुसार, टेम्परेचर अनुसार। अगर बरसात और शुष्क दिन बोलेगा तो हम क्या समझ जाएंगे, किसके अनुसार, आर्द्रता के अनुसार देना है, और सर्दी गर्मी बोले तो टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, ये अपन देख लिया। उसके बाद फिर हम देखें आगे फिफ्थ पॉइंट, वायु वेग। ठीक है, वायु वेग W। अच्छा, वायु वेग का क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन देखें। अच्छा देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किस डायरेक्शन होती है हमेशा, देखो ध्वनि का वेग हमेशा ये होता है स्रोत से प्रेक्षक की ओर। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हो गया साउंड स्रोत, आप सुन रहे हो, आप क्या हो गया प्रेक्षक। अब क्लास बच्चों इधर भी कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं किसी इस बच्चे से पूछूं बताइए साउंड वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो बोलेगा आप बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब साउंड की डायरेक्शन आपसे मेरी तरफ है। ठीक है, इससे पूछा जाए ये बोलेगा कि साउंड की डायरेक्शन आपसे मेरी तरफ है क्योंकि मेरे को भी सुनाई दे रही है। तो फिर साउंड की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, इसका कहना सही है या इसका कहना सही है, दोनों कहना सही है। क्यों, क्योंकि बच्चों साउंड की डायरेक्शन हमेशा सोर्स से प्रेक्षक की तरफ होती है। तो क्योंकि साउंड एक्चुअल 3D वेव है, सभी दिशाओं में साउंड जा रही है, तो जितने बच्चों यहाँ पे अलग अलग प्रेक्षक होंगे, हर अलग अलग प्रेक्षक के लिए साउंड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें साउंड की डायरेक्शन है, साउंड वेलोसिटी
v की दिशा हमेशा स्रोत से ऑब्जर्वर की ओर होती है। ठीक है, हमेशा बच्चों स्रोत से किधर होती है? प्रेक्षक की ओर। एस से ओ की ओर, एस मतलब सोर्स, ओ मतलब ऑब्जर्वर, स्रोत से प्रेक्षक की ओर। बच्चों देखो यहाँ पे इस तरह से ये एस है, मतलब स्रोत है, साउंड स्रोत है, ठीक है, जो कि स्थिर अवस्था में है, ये मान लो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ऐसे यहाँ बच्चों कोई प्रेक्षक ओ है, ये भी स्थिर अवस्था में है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो साउंड वेलोसिटी है वो किधर होगी? इस तरफ, साउंड से सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, होगी नहीं होगी? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ बच्चों मान लो विंड जो वायु है वो इधर की ओर इस तरफ प्रवाहित हो रही है, वायु w वेग से। ठीक है, वायु जो है w वेग से इस तरफ यहाँ से थीटा एंगल पे प्रवाहित हो रही है, थीटा एंगल पे। तो यहाँ बच्चों ये वायु का अगर अपन घटक करें, ठीक है, तो इस लाइन के अनुसार घटक करें, इस लाइन की दिशा में, तो हम देखेंगे इस तरफ घटक आएगा, कितना आएगा? ये w cos थीटा, मतलब जो वायु है यहाँ पे cos थीटा घटक, वायु का cos थीटा घटक यहाँ पे इस साउंड वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी v प्लस डब्ल्यू cos थीटा। ठीक है, तो v नेट इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा बच्चों v प्लस डब्ल्यू cos थीटा हो जाएगा। हाँ, अगर बच्चों थीटा 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री होता है तो cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो v नेट का मान क्या आएगा? v ही रहेगा, फिर साउंड वेलोसिटी v रहेगी। अगर विंड यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे फ्लो हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जांपल अपन देखें। एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, देखिए इस तरह से आपसे कह रहा है ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ बच्चों इस जगह ये ऑब्जर्वर है, सोर्स भी रेस्ट कंडीशन में, ये भी रेस्ट कंडीशन में, ये भी स्थिर है बच्चों, ये भी स्थिर है। आपसे बताया गया है कि यहाँ बच्चों जो साउंड है, साउंड की जो वेलोसिटी है, ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड का मान v इज इक्वल टू जो साउंड वेलोसिटी है ये दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और तो यहाँ पे जो वायु है वो वायु इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में वायु, ये विंड वेलोसिटी है w, इसका मान रखा है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि यहाँ से इस तरह से ये एंगल इसका 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे वायु प्रवाहित हो रही है। और जो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी ये दे रखी है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि जैसे बच्चों यहाँ से साउंड, ये स्रोत से कोई ध्वनि उत्पन्न हुई, ये आगे यहाँ पहुंचेगी, तो उसको प्रेक्षक कब सुनाई देगी वो हमें बताना है। तो देखिए एस से उत्पन्न ध्वनि, एस से उत्पन्न साउंड ओ को कितनी देर बाद सुनाई देगी? कितनी देर बाद सुनाई देगी? कितनी देर बाद सुनाई देगी हमें निकालना है। तो चलो देखो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालें। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका W का अगर घटक करूं तो W का घटक करेंगे इधर की ओर आएगा, नहीं आएगा घटक? अब की बार घटक इधर आएगा, कितना आएगा? W cos 60, W cos 60 घटक इधर आएगा, जो कि साउंड वेलोसिटी के विपरीत है, अर्थात ये साउंड वेलोसिटी का विरोध करेगा। तब क्या बच्चे यहाँ पे नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन समझे, v नेट का मान क्या आएगा? v नेट इज इक्वल टू, अब हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब v माइनस करेंगे w cos 60 को माइनस करना पड़ेगा। तो चलो v का मान कितना है? v का मान 330 माइनस w 60 है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 330 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 300 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की नेट वेलोसिटी कितनी आई? 300 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम ज्ञात करना है, टाइम। ठीक है, तो चलो टाइम, समय का मान निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन वी नेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वी नेट। तो डिस्टेंस को अगर अपन जो मीटर में चेंज करें कितना है? 1500 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे वी नेट का मान कितना है? 300, तो कितना भाग देंगे तो कितना आता है? जो भाग देने पर कितना जाएगा? ये 5 सेकेंड। ठीक, कितना बनेगा बच्चों? 5 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड लगेंगे। चलो यूं मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन इस तरह से कि मान लो एक तरह सायरन है ये, जो कि सुबह एग्जैक्ट 8 बजे बजता है। इसको सायरन को सुनकर यहाँ व्यक्ति अपनी घड़ी में टाइम मिलाता है, तो बताइए व्यक्ति की घड़ी कितनी आगे या कितनी पीछे चलेगी? तो चलो यही क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों देखो सायरन एग्जैक्ट 8 बजे बजा, ठीक है, उस सायरन की आवाज यहां तक पहुंचने में कितने समय लगे? 5 सेकंड। तो जब ये आवाज यहां तक पहुंचेगी उस टाइम एग्जैक्ट टाइम कितना हो चुका होगा? 8:05 हो चुके होंगे। और व्यक्ति को साउंड सुनेगी उस समय, तो व्यक्ति को लगेगा कि अब 8 बजे हैं।
तो व्यक्ति उस टाइम पे अपनी घड़ी में कितने बजा लेगा, 8 बजे का टाइम सेट कर लेगा, जबकि एग्जैक्ट टाइम कितना हो चुका है, 8:05। तो इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम तो 8:05 हो गया और व्यक्ति ने अपनी घड़ी में कितना टाइम सेट किया, 8 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी घड़ी 5 सेकंड पीछे चलेगी। ठीक है, तो व्यक्ति घड़ी 5 सेकंड पीछे हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन देख लिया यहाँ पे इसके अंदर वायु वेग का प्रभाव अपन देख लिया। उसके बाद देखें फिर आगे अपने 6 पॉइंट बच्चों, v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन mw का प्रभाव। इसका इफेक्ट अपन देखें क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन mw का प्रभाव। मतलब बच्चों पे हम गामा एंड mw के साथ डिपेंडेंसी चेक करें। देखिए किस तरह से, यहां देखिए बच्चों इस तरह से एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। चलो इस पे एग्जाम्पल, निश्चित ताप पर हम बताना है कि वेलोसिटी इन, निश्चित ताप पर बताना है कि वेलोसिटी इन हीलियम अपॉन वेलोसिटी इन H2 प्लस O2 मिक्सचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बताना है हीलियम में बटे हीलियम के अंदर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके मिक्सचर के अंदर वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा निश्चित ताप पर। जहां बताया बच्चों आपको लगा है, जहां मिक्सचर में मतलब मिश्रण में O2 H2 व O2 का जो अनुपात है ये बता रखा है आपको 1:3 दिया गया है। ठीक है, 1:3 के मिश्रण के अनुसार यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मिश्रण में। देखिए चलो सोल्व करें अपन बच्चों। पहले यहाँ पे देखें इसका मिक्सचर का MW कितना होगा, MW मिक्सचर अपन देखें इस मिश्रण का MW कितना होगा। तो चलो देखो यहाँ से इस मिक्सचर में से रैंडमली अगर मैं 4 मॉलिक्यूल पिक करूं, 4 मॉलिक्यूल उठाऊं, तो हाथ में एक तो आएगा हाइड्रोजन का और 3 आएंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि इसी अनुपात मिलाए गए। तो टोटल आपने 4 अणु पिक किए, 4 अणुओं का कुल द्रव्यमान कितना आएगा, कुल द्रव्यमान तो 1 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो कि 2 होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन द्रव्यमान जो कि 32 होता है, बटे में देखो ये तो क्या निकाल लिया मैंने, 4 अणुओं का कुल द्रव्यमान। अब एक अणु का द्रव्यमान निकालूं, 4 का भाग लगा देंगे तो एक अणु का औसत द्रव्यमान आ जाएगा, कितना जाएगा, 4 का भाग लगा दे तो एक अणु का औसत मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 96 और 2 98/4 मतलब 49/2। कितना कुछ है 49/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें गामा मिक्सचर का मान क्या बच्चों, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों की दोनों बच्चों डायटोमिक गैस है, इसलिए वही आएगा मान 7/5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे द्विपरमाणु गैस हैं, दोनों की दोनों द्विपरमाणु गैस है, इसलिए गामा का मान भी वही रहेगा, 7/5 ही रहेगा। हाँ, अगर एक गैस मान लो मोनोटोमिक होती और एक डायटोमिक होती तो उस केस में फिर गामा मिक्सचर कैसे निकालते ये समझेंगे बच्चों आगे अपन केटीज वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, वहां से अपन गामा मिक्सचर का डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में अध्ययन पढ़ते हैं, तो वहां से निकल जाएगा। वहां से अपन सीखेंगे कि अगर अलग अलग प्रकार की गैसें दे रखी है, मतलब हीलियम और O2 का मिक्सचर होता है, मतलब एक परमाणु को एक द्विपरमाणु को, तो फिर गामा मिक्सचर कैसे निकालेंगे, या एक द्विपरमाणु को एक त्रिपरमाणु को, तो गामा मिक्सचर कैसे निकालेंगे, वो उस चैप्टर में आएंगे केटीज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम अनुपात निकालें, वेलोसिटी इन हीलियम बटा वेलोसिटी इन। तो चलो यहाँ पे वेलोसिटी का जो गामा और इसके साथ जो रिलेशन है क्या बच्चों भी देखा अपन यहाँ पे, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा बच्चों, देखिए वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गामा अपॉन mw। इसका यूज करते हैं गामा अपॉन mw। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी का जो अनुपात निकालें, इसे बच्चों वेलोसिटी इन हीलियम अपॉन वेलोसिटी इन मिक्सचर, ये अगर मैं निकालूं तो क्या जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहले यहाँ पे चलो गामा का मान रखें, गामा और mw का मान किसके लिए, हीलियम के लिए। हीलियम के लिए गामा कितना होता है बच्चों, 5/3 बटे में mw, हीलियम का mw 4 ये रख दिया। फिर अब देखें यहाँ पे अपन रख रहे हैं किसका मान, अब रख रहे हैं बच्चों हम मिक्सचर का मान। तो मिक्सचर का मान पहले यहाँ पे गामा रखें, नीचे आएगा गामा, कितना है गामा 7/5। ठीक है, और mw मिक्सचर कितना आया था 49/2, इस तरह रख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, निकाल लो, जो भी आंसर आ रहा है ये आ जाएगा रिजल्ट। तो इससे अपन निकालते हैं रेशो ऑफ वेलोसिटी इन हीलियम अपॉन वेलोसिटी इन मिक्सचर, इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व किया बच्चों। तो ये सारे बच्चों अपन ने क्या पढ़ ली, साउंड की निर्भरता, साउंड वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किस किस पे होती है अपन ने देख लिया। अब बच्चों देखो आपसे जैसे पहले भी समझाया था मैंने कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है
मतलब किसी वेव की बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेव है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम के गुणों पर, जबकि आवर्ती जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, स्रोत पर। तो वही चीज अपन चलो यहाँ लिखते हैं, वो तो लिखी थी, लिख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे देखिए आवर्ती, ठीक है, आवर्ती का मान जो है, तरंग की आवर्ती स्रोत पर निर्भर करती है, स्रोत पर निर्भर करती है, ना कि माध्यम के गुणों पर, ठीक है, ना कि माध्यम पर। तरंग की आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, ना कि माध्यम पर। मिस बच्चों, अगर कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रही है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, अतः तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो स्मॉल एन वाला आवृत्ति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहेगी, परंतु बच्चों यहाँ पे वेग का मान चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेग तो माध्यम पे डिपेंड करता है, तो वेग का मान चेंज होगा, और वेग चेंज होगा तो लैम्डा भी चेंज होगा, क्योंकि लैम्डा बराबर v अपॉन एन, तो एन तो फिक्स है, तो लैम्डा समानुपाती क्या हो जाएगा, v, ठीक है, परंतु लैम्डा समानुपाती v अनुसार परिवर्तित होगा, ठीक है। कैसे, चलो इस पे एग्जांपल अपन देखें, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूं समझे। एग्जांपल आपसे बच्चों कि मान लो कोई तरंग है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, ठीक है, वायु में 20 हर्ट्ज वाली तरंग, 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का वेग, 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यह पानी में प्रवेश करे तो इसकी लैम्डा डैश क्या होगी बतानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे v डैश वाटर देखा, वेलोसिटी इन वाटर आपको दे रखा है 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब पानी में साउंड की वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड है, तो आपको बताना है कि पानी प्रवेश करे तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, ये निकालनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी आपको समझाया मैंने कि जो आवृत्ति तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित, n क्या आएगा, n डैश इज इक्वल टू सेम, ये तो सेम ही रहेगा। अब n हमें कितना दे रखा है, 20, और n डैश को रख दें v डैश अपॉन लैम्डा डैश, रखते हैं कि v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर v अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहां से देखिए v डैश का मान कितना है, 1500, लैम्डा डैश हमें ज्ञात करना है, तो लैम्डा डैश को ले आओ, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटा 20, मतलब 175, मतलब सॉरी ये ओनली 75 मीटर, 75 मीटर ये आ जाएगी तरंग दैर्घ्य का मान, ठीक है, 75 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये चीज अपन देखी। चलो एक चीज और समझाऊं आपको, किसी भी तरंग के लिए कोई माध्यम सघन है या विरल है, सघन या विरल कैसे डिसाइड करते हैं, वेग के अनुसार। तो अगर किसी माध्यम में तरंग का वेग ज्यादा होता है, दूसरे माध्यम में तरंग का वेग कम होता है, तो जिसमें तरंग का वेग ज्यादा है हम कहेंगे वो माध्यम अधिक विरल कहलाएगा। मतलब बच्चों यहां देखें, यदि V in मीडियम A इज ग्रेटर देन V in मीडियम B, ठीक है, A वाले माध्यम में तरंग वेग ज्यादा है B वाली तुलना में, तो माध्यम A को हम क्या बोलते हैं, विरल, माध्यम A विरल व B सघन कहलाता है। ये अपन देख लिया, ठीक है। जब बच्चों अपन बात करें, जैसे कि अपन बात करें से साउंड के लिए, फॉर साउंड वेव, तो जो साउंड के लिए आप देखें, जैसे अपन पानी और वायु की तुलना करें तो साउंड की वेलोसिटी ज्यादा किसमें होती है बच्चों, पानी में, तो पानी और वायु में से अधिक विरल कौन है, पानी है। किसके लिए, साउंड के लिए, ठीक है। साउंड के लिए हम देखें, पानी वायु से, ठीक है, वायु की तुलना में, ठीक है, वायु की तुलना में अधिक विरल है, अधिक विरल। और अपन बात करें लाइट की, प्रकाश वेग की,
बच्चों जो लाइट है, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा किसमें होती है बताइए, पानी में या वायु में? लाइट की वेलोसिटी तो वायु में ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे जो वायु है, वायु पानी की तुलना में अधिक विरल है, पानी की तुलना में अधिक विरल है, ठीक है। तो वायु जो है पानी की तुलना में अधिक विरल है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि कौन अधिक सघन है, कौन अधिक विरल है। ये चीज अपन देखा कि किसे डिसाइड किया बच्चों, वेलोसिटी से, ना कि अणु कितने पास पास है, अणु कितने दूर हुए, उसे डिसाइड नहीं करते तरंग के लिए सघन या विरल माध्यम, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे इसके अंदर कि जैसे कि साउंड वेव जो है इसको अपन बच्चों दाब तरंग भी कहते हैं। साउंड को अपन क्या बोलते हैं, दाब तरंग भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं साउंड के अंदर बच्चों जब भी साउंड गति करती है तो उसमें दाब का मान, दाब व घनत्व लगातार परिवर्तित होते हैं। तो साउंड को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, दाब तरंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी समीकरण अगर लिखें तो हम दाब के अनुसार भी लिख सकते हैं इसकी समीकरण। देखिए साउंड को बच्चों दाब तरंग भी कहते हैं, दाब तरंग भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों इसकी दाब की समीकरण क्या होगी, अतः यहां किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन, किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन की समीकरण, दाब में परिवर्तन की समीकरण जो लिखते हैं बच्चों हम क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं P बराबर P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस प्रकार लिखी जाती है P बराबर P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखते हैं। जहां बच्चों ये P नॉट है ये क्या है, दाब में अधिकतम परिवर्तन जिसे हम दाब आयाम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों जो P नॉट है, देखिए P नॉट बराबर क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं दाब आयाम, दाब आयाम मतलब दाब में अधिकतम परिवर्तन, ठीक है। दाब में मैक्सिमम परिवर्तन, दाब में मैक्सिमम परिवर्तन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट, पी नॉट क्या है, दाब आयाम है, ठीक है। तो बच्चों पी नॉट का जो मान है ये क्या होता है, पी नॉट बराबर ये होता है ए बी के। पी नॉट बच्चों यहाँ पे ए बी के है, ए बी के, जहां बच्चों ए, ये ए तो क्या है, ये है बच्चों विस्थापन आयाम, ए तो यहाँ पे विस्थापन आयाम को बता रहा है, बी यहाँ पे बच्चों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और के यहाँ पे संचरण नियतांक है, संचरण नियतांक जो अपन जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें इसका मान रख दें, जैसे आप जानते हो कि जो साउंड वेलोसिटी है v बराबर क्या होता है, अंडर रूट b अपॉन रो। तो यहां से अगर मैं b का मान लिखूं तो रो v स्क्वायर बन जाएगा। तो पी नॉट बराबर क्या आएगा, ए तो है ही सही, ये रख दिया रो v स्क्वायर, ठीक है, रो v स्क्वायर। और क्यों, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है v इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन रो। तो यहां से हमने b का मान लिख दिया, ठीक है। और बच्चों फिर आगे ये जो k है संचरण नियतांक अपन जानते हैं क्या होता है, ओमेगा अपॉन v, संचरण नियतांक ओमेगा अपॉन v, ओमेगा अपॉन v, ठीक है। अब इस ओमेगा को अपन रख दें 2 पाई n, ठीक है। ओमेगा को हम 2 पाई n रख दें तो देखो चलो एक v से तो एक v कट गया, एक से v कट गया, कितना आ गया ये a रो v, ओमेगा रख दें 2 पाई n, ठीक है, ओमेगा 2 पाई n रख दें, ठीक है। तो यहां से पी नॉट का मान क्या जाएगा, पी नॉट बराबर ये जाएगा 2 पाई n को आगे लिखो चाहो तो 2 पाई n a रो v, ये दाब आयाम की समीकरण, दाब आयाम का मान हो गया। मिस दाब आयाम का मान किन किन राशियों पर डिपेंड कर रहा है, दाब आयाम का मान डिपेंड कर रहा है आवृत्ति पर, आयाम पर, रो पर, v पर, इन सब पे डिपेंड करता है दाब आयाम का मान। बात पहले पढ़ी तो चलो अब तो अपन ने पढ़ लिया अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में, ठीक है, साउंड वेव के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। देखिए अनुप्रस्थ तरंग का बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों, डोरी में तरंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही डोरी में तरंग जो कि अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल है। कैसे बच्चों, देखिए इस प्रकार से ये डोरी है, इसके अपन ने इस तरह से दृढ़ कर रखे हैं दोनों सिरे, यहाँ पे m मास लटका हुआ है जिसका भार mg है, तो डोरी में तनाव का मान क्या होगा, mg के इक्वल, ठीक है। और बच्चों ये डोरी है, इसकी लंबाई l है, यहाँ पे द्रव्यमान इसका m है, डोरी का द्रव्यमान m है। तो बच्चों यहाँ पे अगर कोई स्पंद उत्पन्न करें अपन, ये मतलब पल्स उत्पन्न करें तो पल्स इधर जाएगी v वेग से, तो डोरी में इस पल्स की चाल v का मान क्या होगा वही अपन देखने जा रहे हैं।
देखिए ये डोरी आपको दिख रही है आसान तक, इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखें अपन, तो इसकी लंबाई एल है, ये इसका अनुप्रस्थ काट और ये इसकी त्रिज्या में दिखा दी, अनुप्रस्थ काट इसका पूरा ए है और इसकी त्रिज्या आर है, रो इसका घनत्व, ठीक है, एम इसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे ले बच्चों इस डोरी की बात करें अपन, इस डोरी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होगा, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, मतलब लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसे हम म्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे जो मास है, इस मास का मान हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन को हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे इस आयतन लिख रहा हूं मैं ए इंटू एल, ठीक है, द्रव्यमान बराबर था आयतन इंटू घनत्व, तो ए इंटू एल तो आयतन हो गया, ठीक है, इंटू कर दिया मैंने रो, डिवाइड बाय लेंथ एल, ठीक है, तो एल से एल कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों ये एल इंटू रो, सॉरी ए इंटू रो। अब ए को हम क्या रखते हैं, पाई आर स्क्वायर, ए यहाँ पे बेटा क्या है, अनुप्रस्थ काट है, इसका मान रख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर और ये रो, तो ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब बच्चों यहाँ पे हम इस चाल की बात करें तो इस चाल का जो मान होता है, क्या होता है चाल का मान बच्चों, देखिए इस स्पंद की चाल, इस स्पंद की चाल जो होता है ये होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये हमें डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है। अब बच्चों टी यहाँ पे तनाव बल है जो कि चित्र में दिख रहा है, हम तनाव का मान क्या रखते हैं, टी का मान mg, ठीक है, और म्यू यहाँ पे हमने कहा पाई आर स्क्वायर रो के इक्वल है, तो से देखिए v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो, हम ये भी लिख सकते हैं v का मान, ठीक है। अब यहां से बच्चों v की डिपेंडेंसी आप देखोगे तो v समानुपाती क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ t, जिसे हम बोलते हैं तनाव का नियम, ठीक है, बोलते हैं तनाव का नियम बोलते हैं किसको, v समानुपाती रूट t को। तो बच्चों यहां से अगर अपन त्रिज्या के साथ निर्भरता देखें तो आर स्क्वायर को बाहर ले आएंगे तो 1/r बन जाएगा, इसे बोलते हैं त्रिज्या का नियम, ठीक है, त्रिज्या नियम बोलते हैं। ऐसे बच्चों रो के साथ देखें निर्भरता तो 1/√रो हो जाएगा, इसे बोलते हैं घनत्व का नियम, ठीक है, घनत्व नियम बोलते हैं इसको, इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो इसकी थ्योरी होगी बस। अब यहाँ पे हम देखें इसके क्वेश्चन। बच्चों देखो रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या चीज होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, डोरी है इसकी एकांक लंबाई के द्रव्यमान को बोलते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया वेलोसिटी का। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट में अगर बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये डोरी है, यहाँ पे 10 ग्राम का पिंड लटका हुआ है, यहाँ पे स्पंद उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तरंग यहां से यहां तक जाने में, दृढ़ सिरे से घिरनी तक पहुंचने में कितना समय लग गया ये ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले अपन एक काम करें, इसकी चाल निकालें कितनी होगी, ठीक है, दूरी अपन को देखिए तरंग कितना चलेगी 50 सेंटीमीटर, पहले चाल निकालते चलो, ठीक है। तो जो चाल निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए सोल्यूशन नंबर 1 देख रहे हैं, तो चाल निकालने के लिए पहले अपन देखें इसका चाल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो यहाँ पे टी कितना है, यहाँ पे इस जगह डोरी में तनाव जो आएगा वो कितना होगा, mg, ठीक है, mg के अनुसार अपन देखें तो देखो यहाँ पे t बराबर कितना बच्चों, t बराबर mg, तो m का मान कितना है 10 ग्राम, मतलब 10/1000, और g का मान 10, तो रख देंगे कितना आएगा ये 0.1, ठीक है, तो तनाव का मान कितना आ गया 0.1 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें म्यू निकालें, म्यू का मान हमें कितना दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। बच्चों ये तो सीजीएस पद्धति में है, इसको एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बच्चों ग्राम को लिख दें किलोग्राम में, तो किलोग्राम में लिख देंगे 10 की घात -3 किलोग्राम, और सेंटीमीटर लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर, तो कितना बनेगा ये भी 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा ये, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखें v निकालें, तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ t अपॉन म्यू, तो यहाँ पे रूट ऑफ t अपॉन म्यू कर रहे हैं, t का मान 0.1, म्यू का मान 0.1 कट जाएगा, आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम देख रहे हैं बच्चों नियत वेग है, जो कि नियत आ रही है। तो जो डोरी में तरंग अगर नियत चाल चल रही है तो उस केस में समय कैसे निकाल सकते हैं, दूरी बटा चाल करके। तो यहाँ पे समय का मान निकालेंगे, समय लगा समय t बराबर हम कर रहे हैं दूरी बटा चाल, तो दूरी तो हमें दिख रही है कितनी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, 0.5, और चाल का मान कितना है, दूरी का मान, चाल का मान यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 0. चाल का मान तो 1 मीटर पर सेकेंड है ना, चाल का मान तो आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड,
तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा बच्चों, ये 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड में जो तरंग है ये दृढ़ सिरे से घिरनी वाले सिरे तक पहुंच जाएगी। ये अपन ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पे ये घिरनी है, घिरनी का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, द्रव्यमानहीन घिरनी मान लेंगे, मासलेस घिरनी है, ठीक है, द्रव्यमानहीन घिरनी, यहाँ से एम लटका हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने एक स्पंद उत्पन्न किया, वी ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे इस डोरी के अंदर स्पंद कोई है वी बी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हमसे पूछा है वी ए बटा वी बी का मान क्या होगा। तो अभी हमने तनाव का नियम देखा था, इसके अनुसार अपन देखें बच्चों, तनाव के नियम के अनुसार वेलोसिटी समानुपाती क्या होता है, रूट ऑफ टी। वेलोसिटी समानुपाती हम देखते हैं रूट ऑफ टी होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें बच्चों इसमें वी ए अपॉन वी बी निकालेंगे तो वी ए अपॉन वी बी का मान कितना आएगा, ये आएगा रूट ऑफ टी ए अपॉन टी बी। तो यहाँ पे बच्चों टी ए का मान आप देख ही रहे हैं कितना है, इस जगह टी ए का मान क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ टी बी। तो टी ए का मान हमें चित्र में दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ टी बी रख दिया जाए तो यहाँ से टी बी से टी बी कट जाएगा, रूट 2 आएगा, तो इसलिए वी क्या आंसर आ गया बच्चों, ये आ गया 2/1, रूट 2/1 ये आंसर आ जाएगा, रूट 2/1। ठीक है, इसका आंसर आ गया लो, रूट 2/1। उसके बाद फिर आगे देखें अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेकंड हो गया। अब देखें सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे एक डोरी है, रस्सी है जिसका द्रव्यमान m, लंबाई l दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस जगह एक स्पंद उत्पन्न किया, स्पंद ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ से दूरी x पे हमें स्पंद का वेग बताना है क्या होगा, इसका चाल का मान बताना है क्या होगा बच्चों। देखिए हम जानते हैं चाल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ बच्चों पहले हम देखें इस जगह हमें तनाव निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बिंदु पर हमें वेग निकालना है। तो वेग के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पे इस जगह तनाव के लिए जिम्मेदार कौन है, नीचे का भार। कि इस बिंदु के नीचे x लंबाई लटकी हुई है, उस लंबाई का जो भार है वही यहाँ पे इस बिंदु पे तनाव उत्पन्न करेगा, मतलब खिंचाव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे हम देखें v बराबर लिखें बच्चों रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो t क्या है बच्चों यहाँ पे, x लंबाई का भार, x लंबाई का भार है, x लंबाई का भार बटे में म्यू। ठीक है, और भार बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। भार बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, अपॉन म्यू। अब यहाँ पे मास का मान क्या रखेंगे, देखिए मास हम जानते हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है, म्यू। ठीक है, उसको x से गुणा कर दें तो x लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा। तो x लंबाई का मास कितना आएगा, म्यू इंटू x। ठीक है, इंटू यहाँ पे ग्रेविटी यही सही, डिवाइड बाय म्यू। तो यहाँ पे म्यू से म्यू काट देंगे तो क्या आ गया, रूट ऑफ जी एक्स। तो इसलिए बच्चों v बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ जी एक्स। इसका आंसर आ गया रूट ऑफ जी एक्स, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ बच्चों वेरिएबल है। ठीक है, बराबर वेरिएबल हमें दिख रहा है, वेरिएबल। यहाँ पे तो वेलोसिटी बच्चों नियत थी इस जगह, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसे आ रही है, वेरिएबल फॉर्म में आ रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में स्पंद को निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा। अब बच्चों डोरी की लंबाई कितनी है, l, वेग हमने ज्ञात कर लिया, समय निकालना है, तो हम समय बराबर दूरी बटा चाल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चों वेग वेरिएबल है, कांस्टेंट होता तो निकाल लेते। तो फिर हमें यहाँ पे बच्चों समाकलन अवकलन का ही उपयोग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। तो यहाँ पे इस v को हम क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मान क्या दे रखा है, रूट ऑफ gx। ठीक है, रूट ऑफ gx। तो यहाँ पे इस को रूट x को नीचे ले आए, ठीक है, मतलब x के साथ ले आए, तो और मतलब यहाँ ले आएंगे रूट x का x की घात 1/2 ऊपर जाके x की घात माइनस 1/2 हो जाएगी, x की घात माइनस 1/2, ठीक है, इंटू dx बराबर रूट ऑफ g dt। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ करें समाकलन, इस तरह समाकलन कर रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे समय की लिमिट 0 से t लगा रहे हैं, x की लिमिट 0 से l लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस x की घात माइनस 1/2 का समाकलन क्या आएगा, x की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे में माइनस 1/2 प्लस 1। लिमिट हम देख रहे हैं 0 से लेकर l तक है। ठीक है, बराबर यहाँ पे रूट g, समय का समाकलन t हो जाएगा और इसकी लिमिट क्या आएगी 0 से लेकर t तक। अब बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे 1 माइनस 1/2 है, तो 1/2 बचेगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे x की घात कितनी बन रही है, 1/2 मतलब रूट x। तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे, x का मान l रख देंगे तो l हो गया, फिर बराबर यहाँ पे रूट g, तो यहाँ पे समय t है, तो यहाँ से t का मान निकाल लो, तो t बराबर कितना हो गया,
ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एल अपॉन जी, ये इसका आपने आंसर याद कर लिया। ठीक है, चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। अब बच्चों एक चीज समझो, यहाँ पे जैसे डोरी ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे स्पंद ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पे इसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ेगी, क्योंकि x का मान बढ़ता जाएगा तो चाल भी बढ़ेगी, तो चाल बढ़ेगी इसलिए तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगी। लेकिन बच्चों आवर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवर्ती मतलब जैसे मान लो यहाँ पे इस जगह कोई दोलित्र है, ठीक है, कोई दोलित्र है जिससे तरंग उत्पन्न हो रही है, या मान लो आपका हाथ है, हाथ से आप तरंग उत्पन्न कर रहे हो लगातार इस तरह से, तो जिस स्पीड से आप हाथ को दोलित करा रहे हो, ठीक है, उसी मतलब जिस आवर्ती से हाथ को दोलन करा रहे हो उसी आवर्ती से तरंग ऊपर जाएगी। ठीक है, उसी आवर्ती, मतलब आवर्ती का मान तो उसमें डिपेंड करेगा अपने हाथ की आवर्ती पे, मतलब ऑक्सीलेटर पे, दोलित्र पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऊपर जाने पे आवर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आवर्ती तो स्त्रोत का गुण होती है, माध्यम का या इस डोरी का गुण नहीं होती। ठीक है, तरह से ऊपर जाने पे तरंग दैर्ध्य का मान भी चेंज होगा, लेकिन आवर्ती वही रहेगी। तरह से अपन देखते हैं, देखिए एक स्टार पॉइंट अपन देख रहे हैं ऊपर जाने पर, ठीक है, इस स्पंद के ऊपर जाने पर यहाँ पे आवर्ती तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित। ठीक है, आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी और वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, v इंक्रीज होगी, तथा लैम्डा समानुपाती v अनुसार परिवर्तित होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज होगी, क्योंकि कहते हैं लैम्डा भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तथा लैम्डा इंक्रीज, तरंग दैर्ध्य इंक्रीज, क्यों, क्योंकि बच्चों लैम्डा समानुपाती क्या होता है, v। ठीक है, यहाँ पे आवर्ती क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, चलो ये देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से एक डोरी लटकी हुई है, m द्रव्यमान l लंबाई की है, नीचे एक पिंड m यहाँ पे से जोड़ रखा है अपन ने। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कोई स्पंद उत्पन्न किया बिंदु A पर, तो ऊपर जाने पर B बिंदु पर उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी ये बताना है आपको। तो बच्चों अभी आपको समझाया मैंने। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर अपन 5 देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 5, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों लैम्डा समानुपाती क्या है, v, और v समानुपाती क्या है, अंडर ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, तो v समानुपाती रूट टी अपन देख ही रहे हैं, तनाव का नियम। तो यहां से बच्चों देखिए लैम्डा b अपॉन लैम्डा a अगर मैं निकालूं तो बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ टी बी अपॉन रूट ऑफ टी ए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए b बिंदु a बिंदु पे तनाव देखें, बिंदु a पे तनाव के लिए जिम्मेदार कौन है, नीचे वाला पोर्शन, इसका भार। तो बिंदु a के नीचे केवल m द्रव्यमान लटका हुआ है, तो उसका भार क्या आएगा, mg। तो a बिंदु पे भार का मान तो कितना आएगा, केवल mg का मान आएगा, mg। ठीक है, a बिंदु भार केवल mg है। ठीक है, अब बच्चों b बिंदु पे देखें तो बिंदु b के नीचे कुल कितना द्रव्यमान लटका हुआ है, बिंदु B के नीचे एक तो डोरी है m द्रव्यमान की और नीचे पिंड ये भी है, तो बिंदु B के नीचे कुल भार तो कितना है, m प्लस m 2m बिंदु B के लिए। तो तनाव कितना हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ mg, ट्वाइस ऑफ mg। यहां से mg से mg कट गया, कितना आ गया, √2, तो ये √2 आ जाएगा। तो इसलिए यहां से हम देखें तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे कितना जाएगा मान इसका, उसको तो गुणा कर देंगे, √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा b इज इक्वल टू, इस तरह बच्चों लैम्डा b इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा a, और लैम्डा a का मान कितना बच्चों, लैम्डा देखा है, लैम्डा a का मान लैम्डा है, तो √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये अपन ने आंसर निकाल लिया। क्लियर, आई बस में। चलो अब आगे अगली चीज आपको समझाऊं बच्चों। देखिए अब बच्चों पिंड को अगर अपन द्रव में डुबो दें, जैसे वाला पिंड है, अभी आप समझा रहे, इस पिंड को अगर अपन किसी द्रव में डुबो दें तो उस पर उत्प्लावन बल कहाँ गया, ऊपर की ओर, जिससे डोरी थोड़ी लूज हो जाएगी, तनाव का मान थोड़ा घट जाएगा, इसलिए स्पंद की चाल थोड़ी घट जाएगी। तो क्या प्रभाव पड़ता है वही चीज अपन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट के रूप में यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे उत्प्लावन बल का प्रभाव। ठीक है, चाल v पर उत्प्लावन बल v रो जी का प्रभाव। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए समझना बात को। ये इसको अपन ने यहाँ पे इसमें डुबो दिया है, यहाँ पे जो पिंड है इसको अपन ने, ये पिंड नीचे ये दो अपन दिखा दिया, m द्रव्यमान था, यहाँ पे इसको अपन ने इस तरह से एक द्रव में डुबो दिया है। ठीक है, द्रव में, तो द्रव में डुबोने बच्चों देखिए इस द्रव में डुबा अपन ने, इस द्रव की डेंसिटी, इस पिंड का द्रव्यमान तो खैर m है ही सही, इस बच्चों देखिए इस द्रव की डेंसिटी रो है,
द्रव घनत्व, द्रव घनत्व कितना बच्चों, रो। और बच्चों ये पिंड घनत्व है, इस पिंड का घनत्व डी है, पिंड का घनत्व डी। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कोई स्पंद उत्पन्न किया, स्पंद इस तरह से, तो बच्चों इस स्पंद की चाल v डैश क्या हो जाएगी, हमें निकालनी है v डैश। तो चाल v डैश क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे डोरी में तनाव t डैश हो गया है, डोरी में तनाव चेंज हो गया है, इसलिए पहले t था, देखिए उस चित्र में तनाव t था, वेग v था, अब यहाँ तनाव t डैश हो गया है, तो इससे डोरी में तरंग का वेग v डैश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस v डैश के लिए अपन देखें यहाँ बच्चों, इसमें देखिए अब पिंड पर जो बल लग रहे हैं, कौन कौन से बल लग रहे हैं, mg तो नीचे ही सही, ठीक है, यहाँ पे mg बल, तो इस पिंड का mg बल तो नीचे लग गया mg बल, ठीक है, mg बल। और यहाँ पे जो उत्प्लावन बल आएगा इस पिंड पे, द्रव के कारण उत्प्लावन बल कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा, इस पे उत्प्लावन बल लग गया ऊपर की ओर, v रो जी। v क्या बच्चा यहाँ पे, v यहाँ पे इस पिंड का आयतन है, रो यहाँ पे द्रव की डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें चाल निकालनी है, तो हम जानते हैं बच्चों v समानुपाती क्या होता है, रूट ऑफ t। ठीक है, क्योंकि म्यू तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, डुबोने पे डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान थोड़ा चेंज हुआ है, तो म्यू तो फिक्स है। तो यहाँ से देखें v डैश अपॉन v करेंगे तो रूट ऑफ क्या आएगा, t डैश अपॉन t, तो रूट ऑफ t डैश अपॉन t। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसका जो मान है तनाव का मान, तो प्रारंभ में तो t कितना था बच्चों, t बराबर mg, तो प्रारंभ में तनाव कितना था mg। अब बाद में नया तनाव कितना हो जाएगा, ऊपर v रो जी लगा है, इसलिए mg में से v रो जी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कम हो जाएगा ना तनाव, तो mg माइनस v रो जी, ये अपन लिख दिया। ठीक है, mg माइनस v रो जी। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए अब g से g तो कट जाएगा, ठीक है, काट दे, ये लो g से g काट दिया और m का भाग लगा दिया, तो 1 माइनस क्या जाएगा यहाँ पे, v रो बटा m, v रो बटा m। अब बच्चों यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, मतलब v इंटू डी। द्रव्यमान को लिख दूं मैं v इंटू डी, ठीक है, तो v से v कट जाएगा, क्योंकि m क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, तो रूट ऑफ 1 माइनस v रो, ठीक है, v यहाँ पे क्या बच्चों, आयतन है, v यहाँ पे आयतन को दर्शा रहा है, और m को लिख दिया मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ से v से v कट जाएगा, तो और फिर v डैश को, फिर v को तो मल्टीप्लाई करते हैं, v डैश बराबर क्या है, v रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन डी, ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, v डैश का मान, तो v डैश बराबर v 1 माइनस रो अपॉन डी, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए आवर्ती पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आवर्ती तो इस पे डिपेंड करती है, 2 लित्र पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखें किसका मान, तरंग दैर्ध्य का मान, अतः लैम्डा डैश, मतलब यहाँ पे इसको डुबोने से तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाएगी इसकी, स्पंद की, तो लैम्डा डैश बराबर क्या जाएगा, लैम्डा रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन डी। क्यों आया बच्चों ये, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा समानुपाती क्या होता है, v होता है। ठीक, क्योंकि लैम्डा समानुपाती v, तो जिस तरह से वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है उसी तरह से तरंग दैर्ध्य का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अपन ने देख लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, इसके अंदर बच्चों अगर अपन बात करें d अपॉन, देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक नोट के रूप में देखें, नोट d अपॉन मतलब पिंड की डेंसिटी बटा वाटर की डेंसिटी, d बटा वाटर डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, को हम बोलते हैं पिंड का, को पिंड का आपेक्षिक घनत्व, पिंड का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, कभी कभी विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, ये अपन ने देखा। अब देखिए यहां बच्चों, चलो इस पे बेस्ड एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझें, सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कहना चाहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर 12 है। अब यदि लटके हुए पिंड को विशिष्ट गुरुत्व 4, पिंड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है, 4 दे रखा है, पानी में डुबो दें तो v डैश पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी डैश क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन समझें, तो v डैश इक्वल टू, तो यहां से हम देखो चाहिए अप्लाई करें फॉर्मूला, v डैश इक्वल टू v रूट ऑफ 1 माइनस रो अपॉन डी। ठीक है, अब इसको पानी में डुबो रहे हैं तो इसलिए रो यहाँ पे कौन है, रो वाटर अपॉन का लिखेंगे डी, क्योंकि इसको किस में डुबो रहे हैं, पानी में, तो रो वाटर अपॉन डी लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे देखिए अब v का मान तो हमें दे रखा है 12, ये लो रख दिया 12 रूट ऑफ 1 माइनस, अब बच्चों d बटा रो वाटर, इसे बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व d बटा रो वाटर का मान 4 है, तो रो वाटर बटा d का मान क्या हो जाएगा, 1/4, यहाँ लोगो 1/4। अब बच्चों एक में से 1/4 गया तो कितना बचेगा, 3/4।
रूट के अंदर, तो रूट 3/2 हो जाएगा ये। 2 से 12 को 6 बार काट दो तो 6√3 मीटर पर सेकेंड किया जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 6√3 मीटर पर सेकेंड बच्चों, ये आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहां तक बच्चों मैंने पढ़ लिया अनुप्रस्थ तरंग, इसमें जो चाल होती है पल्स की, किस चाल से गति करती है, उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, चाल पे आधारित, ये अपन ने देख लिए। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ तक अपन ने अनुप्रस्थ तरंग पढ़ लिया और उससे पहले अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ लिया। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ पे आगे प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बारे में। तो पहले अपन पढ़ने आ रहे हैं प्रगामी तरंग और उसके गुणों के बारे में। तो जो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करें बच्चों प्रगामी तरंग के बारे में। तो आपको मैंने शुरू में समझाया बच्चों प्रगामी तरंग किसे कहते हैं। अगर तरंग आगे माध्यम में लगातार आगे संचरित हो रही है, ठीक है, मतलब काफी दूरी तक माध्यम में लगातार तरंग आगे जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंग। ठीक है, तो जो मतलब लगातार आगे गमन कर रही है तो उसे प्रगामी तरंग बोलते हैं। तो माध्यम में तरंग लगातार आगे संचरित होती है। और जो इसका समीकरण अपन देखा था, समीकरण क्या होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के रूप में। ठीक है, तो इसका समीकरण जो है y बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, हाँ, केवल साइन ओमेगा टी लिखे, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के रूप में लिखेंगे, वो तो सामान्य समीकरण है, किसी भी रूप में हो सकता है बच्चों प्रगामी तरंग, लेकिन अंदर क्या आना चाहिए, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स रूप आना चाहिए। तो कैसे पहचाने कि कोई दिया गया तरंग जो समीकरण है वो प्रगामी तरंग है या नहीं है। तो इसके बच्चों एग्जैक्ट मेथड भी होता है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले समझाता हूं आपको। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो जो x की घात 1 एंड t की घात 1 होनी चाहिए समीकरण में। मतलब यहाँ पे जैसे t की घात 1 है, x की घात क्या है 1, तो x और t दोनों की घात क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरा है कि x व t के मध्य प्लस या माइनस का चिन्ह होना चाहिए। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे ओमेगा, ये t है और ये x से बीच में चिन्ह का रहा है प्लस माइनस, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो, प्लस या माइनस का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, और बच्चों तीसरी पॉइंट, हमेशा y का एक सीमित मान आना चाहिए। मतलब t और x यहाँ पे कुछ भी रख के अपन देखें तो y का हमें एक सीमित मान मिलना चाहिए, मतलब अनंत मान नहीं प्राप्त नहीं होना चाहिए। y का मान अनंत नहीं आना चाहिए, एक सीमित मान आना चाहिए। ठीक है, और बच्चों इसका एग्जैक्ट मेथड तो क्या होता है, ये होता है कि जो समीकरण दे रखी है उसका डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर करो। मतलब y का 2 बार तो करो समय के सापेक्ष अवकलन, फिर यहाँ पे 2 बार करो x के सापेक्ष अवकलन, फिर यहाँ पे रखो और यहाँ पे वेग का मान रखो, यहाँ पे इसका मान रखो, दोनों रख के चेक करो ये मान LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो दिया गया समीकरण क्या होगा, प्रगामी, अन्यथा नहीं होगा प्रगामी तरंग। ठीक है, तो ये काफी लंबा मेथड है क्योंकि हम जानते हैं 4 ऑप्शन दे रखे थे, हर ऑप्शन में यहाँ पे 2 बार इसके लिए 2 बार इसके लिए, हर ऑप्शन में 4 बार अवकलन करें तो 4 ऑप्शन में 16 बार तो अवकलन करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जबरदस्त 10 मिनट फालतू लग जाएंगे। तो क्या मतलब इस ट्रिक के लिए, इस मतलब इस एग्जैक्ट मेथड के लिए तो शॉर्ट ट्रिक लाए, देखते पता चल जाता है कैसे। देखिए एग्जांपल, प्रगामी तरंग के उदाहरण क्या कहें, जैसे ये सोचो आप, देखिए टी की घात 1 है, x की घात 1, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, ये भी चाहिए अपन को। और देखिए ये y का मान हमेशा एक सीमित ही है क्योंकि साइन जो फंक्शन होता है ये हमेशा प्लस से -1 के बीच ही वेरी करता है। साइन का जो ग्राफ होता है, जो अपन जानते हैं साइन थीटा का मान हमेशा +1 से -1 के बीच वेरी करता है, तो इसलिए y का मान हम देखते हैं यहाँ पे जो आएगा +a से -a के बीच आएगा, कभी अनंत नहीं आ सकता। ऐसा सोचो यहाँ पे कॉस के समीकरण देखिए, x की घात 1 है, t पे घात 1 है, बीच में प्लस का चिन्ह है और कॉस का मान भी अपन जानते हैं +1 से -1 के बीच वेरी करता है, मतलब यहाँ भी y का मान अनंत नहीं आ सकता। ऐसा सोचो इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे देखिए t और x दोनों पे घात 1 1 है, बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें y का मान क्या अनंत आ सकता है क्या, तो देखिए यहाँ बच्चों उस कोष्टक के ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, हम जानते हैं होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, मतलब आएगा मान तो या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। चलो 0 भी आ जाए तो मान हम देखें ऊपर 10 है, नीचे 5 + 0, तो नीचे मान क्या बनेगा 10/5, मतलब पॉजिटिव मान बनना नीचे कभी। तो y का मान बच्चों अनंत आने के लिए नीचे वाली राशि क्या होनी चाहिए, 0, और नीचे वाली राशि 0 तब आएगी जब आगे +5 है, तो ये राशि क्या आनी चाहिए -5, और ये -5 कभी आ नहीं सकती, तो इसलिए नीचे 0 आ नहीं सकता, अर्थात y का मान अनंत नहीं आ सकता। ऐसे बच्चों यहाँ भी हम देखें ये समीकरण, तो t पे घात 1 है, x पे घात 1 है, बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, हाँ होल स्क्वायर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जो t और x पे घात 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे e पे घात नेगेटिव लगी है, तो x का t का कोई मान रख के देखें, यहाँ पे हम देखें y का मान कभी भी अनंत नहीं बनेगा, तो ये भी एक प्रगामी तरंग हुई। अब प्रगामी नहीं है, ये 4 एग्जाम्पल जो प्रगामी नहीं है। अब प्रगामी नहीं का मतलब ये नहीं कि अप्रगामी तरंग हो गई, ये भी ध्यान रखें, प्रगामी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तरंग अप्रगामी होगी, तो अप्रगामी तरंग एक अलग ही प्रकार की तरंग है, वो बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रगामी नहीं है कौन कौन सी, देखिए तो यहाँ पे देखो x और t पे दोनों पे घात 1 है, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, लेकिन x और v के मान अगर अपन अनंत अनंत रखें तो y का मान भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब y का मान अनंत आ रहा है, जो कि हमें पॉसिबल नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x - vt, तो बच्चों अगर x और vt का मान अगर मान लो बराबर हो गया तो ये राशि क्या हो जाएगी 0,
और log 0 का मान क्या होता है माइनस अनंत, मतलब यहाँ भी अनंत बन रहा है y का मान, ठीक है, आ सकता है मतलब y का मान। और यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, तो यहाँ पे देखिए x पे घात 1 है टी पे घात 1 है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह नहीं है। ओमेगा टी तो साइन के अंदर घुसा हुआ है, के एक्स कॉस के अंदर घुसा हुआ है, इसलिए ये भी प्रगामी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखें बच्चों नीचे x बराबर vt आ गया तो नीचे की राशि 0 हो जाएगी और 0 का भाग लगते ही y बराबर अनंत बन जाएगा, अर्थात ये भी प्रगामी तरंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रगामी तरंग आगे गति कर रही है तो माध्यम के कण कंपन कर रहे होंगे, जैसे अपन जानते हैं अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो तरंग आगे जा रही है, कण ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर अनुदैर्ध्य तरंग है तो तरंग आगे जा रही है और कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब कण कंपन कर रहे होंगे, वेग और कण के वेग और तरंग के वेग में संबंध क्या होता है बच्चों, अगर आपको ग्राफ दे रखा हो वाई एक्स ग्राफ तो ये निकालते हैं, वीपी बराबर क्या होता है माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में रिलेशन होता है ये, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स का तो स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ कैसे, चलो अब इस पे जितना अपन पढ़ लिया है इस पे 2-3 क्वेश्चन अपन समझते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल में आपसे कह रहा है कि प्रगामी तरंग के लिए आयाम चाल y और 12 मीटर दूर तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो बच्चों आयाम किसे कहते हैं, y के अधिकतम मान को, आयाम बराबर होता है बच्चों y मैक्स, y का अधिकतम मान। तो बच्चों y का अधिकतम मान कितना बनेगा, देखिए ऊपर तो 10 है ही सही, कांस्टेंट है, नीचे भी 5 कांस्टेंट है प्लस, अब बच्चों y का मान अधिकतम तब बनेगा जब नीचे जो हर है अंश बटा हर के रूप में हर वाला मान क्या होना चाहिए न्यूनतम, तो हर वाला मान न्यूनतम तभी होगा जब 5 प्लस ये राशि क्या हो न्यूनतम हो, क्योंकि हम जानते हैं ये वाली राशि जो हमेशा धनात्मक आएगी या 0 आएगी, ठीक है, तो ये राशि न्यूनतम होनी चाहिए, तो न्यूनतम इसका मान कितना बन सकता है बच्चों 0, ठीक है, हर वाली राशि न्यूनतम रखेंगे तभी तो इस अंश बटा हर का मान अधिकतम आएगा, तो कितना बना बच्चों ये 2 मीटर, ठीक है। अब बच्चों फिर हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है, तो चाल हम जानते हैं बच्चों के बराबर ओमेगा बटा वी होता है, तो यहां से वी बराबर क्या आएगा ओमेगा अपॉन के, और बच्चों ओमेगा क्या होता है टी का गुणनफल, कितना है टी का गुणनफल 2 रख दिया, के क्या है बच्चों एक्स का गुणनफल जो कि 3 है, तो 2/3, तो क्या आ गया मान 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, चाल आ गई 2/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है 12 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है बच्चों दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी आपको दे रखी 12 मीटर, चाल निकाला 2/3, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, फिर 6 × 18 आ जाएगा 18 सेकंड, ठीक है, तो ये आ गया 18 सेकंड, ठीक है। चलो अब देखें एग्जांपल नंबर सेकंड अगर है कि एक प्रगामी तरंग के लिए t बराबर 0 पे y का मान इतना है, t बराबर 2 पे y का मान इतना प्राप्त होता है, तो तरंग का समीकरण व चाल ज्ञात करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे t बराबर 0 पे ये मान आ रहा है, t बराबर 2 पर ये मान आ रहा है, मतलब हमें y समीकरण बतानी है, मतलब हमें x और t के पदों में y का मान बताना है क्या होगा। तो चलो यहाँ पे हमें अपने आप सोचना पड़ेगा, क्या सोचेंगे, देखिए यहाँ पे गौर से यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो t बराबर 0 हो या t बराबर 2 हो तो ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस तो आएंगे। मतलब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे स्वयं सोचने पर, यहाँ पे कोई उसका मेथड नहीं है, सिंपल अपने आप ही सोचना पड़ेगा, स्वयं सोचने पर तो क्या होगा देखिए t बराबर t पर समीकरण क्या होगा बच्चों y बराबर क्या होगा, देखिए ऊपर 1 दोनों में आ रहा है, नीचे भी 1 दोनों में आ रहा है, प्लस भी दोनों पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर है, तो x तो ऐसे ही, तो लो x भी लिख दिया मैंने, फिर बच्चों अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा मान लिखना है t के पदों में कि जहां पे t का मान 2 रखते ही 1 बन जाए, तो एक काम करें ना, यहाँ t/2 रख दूं, मैं रख दूं t/2, उससे क्या होगा बच्चों t का मान 2 रखेंगे, 2/2 करते 1 हो जाएगा, 1 होते ही x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं है। और अगर t का मान बच्चों 0 रख के देखेंगे, एक बार t का मान 0 रखेंगे तो ये राशि 0 हो जाएगी, तो 1 + x² बन जाएगा, आ रहा है, मतलब हमारा हमने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है, हमारी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये आ गया रिजल्ट y का मान, ये समीकरण निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालें तो v बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों v बराबर ओमेगा अपॉन k, ओमेगा जो t का गुणनफल है कितना है 1/2 और k x का गुणनफल जो कितना है 1 है, तो कितना हो गया बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो चाल भी निकाल ली 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गई चाल, ठीक है। अब उसके बाद देखें फिर चलो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, ये बच्चों कह रहा है अनुदैर्ध्य प्रकार की प्रगामी तरंग x दिशा में संचित हो रही है, पॉजिटिव दिशा में, ABC पे कण के वेग की दिशा बतानी क्या होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे
हम जानते हैं ये लगाना पड़ेगा सूत्र Vp बराबर माइनस वी dy अपॉन dx। बट उससे पहले अपन एक चीज देखें, यहाँ बच्चों क्या बोला है इसने, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है बच्चों, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी के समांतर कण कंपन करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम देखें अनुदैर्ध्य बोला गया हमसे, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य के लिए अपन देखते हैं दिस इंप्लाइज जो कण है, कण क्या होंगे बच्चों, एक्स दिशा के मतलब एक्स अक्ष पर कंपन, कण जो है एक्स अक्ष पर कंपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग है, जिस दिशा में तरंग जा रही है मतलब कहां जा रही है, एक्स अक्ष पे जा रही है तरंग, एक्स धनात्मक से, तो कण एक्स अक्ष पे इस तरह से लेफ्ट राइट कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आंसर आएगा मतलब Vp का मान जो हम जानते हैं सूत्र क्या है, Vp बराबर ये लगाना है माइनस वी डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। और जो हमें यहाँ पे जो आंसर निकाला है पार्टिकल वेलोसिटी, बस हमें देखना है कि कण धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है या ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ, या उसका वेग जीरो है। कण बच्चों एसएम कर रहा है तो या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, या फिर चरम अवस्था पे एक क्षण के लिए जीरो होगा, वो भी देखना है हमें क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले हम देखें ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी ए। तो बच्चों वी ए अगर अपन देखें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, वी है तरंग का वेग, किधर है, तरंग जा रहा है बच्चों पॉजिटिव एक्स दिशा में। तो तरंग यहाँ पे क्या जा रही है बच्चों, पॉजिटिव एक्स दिशा में जा रही है तरंग, मतलब इस v का मान तो क्या है पॉजिटिव, इस v का मान पॉजिटिव है, ये लो प्लस रख दिया। फिर स्लोप, अब देखिए चलो ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट रेखा खींची स्पर्शरेखा, तो स्लोप क्या था बच्चों, ए पर नेगेटिव दिख रहा है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। अब इन तीनों गुणा करें तो क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, तीनों गुणा करने प्लस बन रहा है, इसका मतलब तरंग कहां जा रही है, मतलब कण कहां जा रहा है, प्लस एक्स दिशा में। ठीक है, प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स दिशा में, मतलब कण के कंपन की दिशा क्या है, ताक्षणिक दिशा, प्लस एक्स दिशा में कण कंपन हो रहा है, मतलब क्या जाएगा प्लस आई कैप। ठीक है, तो प्लस आई कैप बोल सकते हैं चाहे तो, प्लस आई कैप। तो फिर वी की बात करें तो वी बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी, तो खैर प्लस एक्स दिशा में तरंग का वेग, और स्लोप बी बिंदु पे स्लोप कितना बच्चों, देखो क्षैतिज रेखा आ रही है, जीरो स्लोप है, तो जीरो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, ये जीरो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कण कैसा बच्चों, स्थिर है, कण यहाँ पे स्थिर है, मतलब कहां पे कौन सी अवस्था बच्चों, ये चरम अवस्था है। ठीक है, फिर देखें वीसी बराबर माइनस फिर वेग का मान प्लस एक्स दिशा में है, स्लोप। अब देखिए सी बिंदु पे स्लोप देखें तो स्लोप के साथ जो पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, गुणा करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव मतलब कण किधर जा रहा है, माइनस एक्स दिशा में, माइनस एक्स दिशा में मतलब माइनस का आई कैप। ठीक है, माइनस का आई कैप हो जाएगा। तो जो इस प्रकार से अपन ने ये प्रगामी तरंग की कुछ बेसिक चीजें अपन ने देखी। ठीक है, बेसिक चीजों पर मैंने यहाँ पे देखा तरंग को किस प्रकार से पहचानते हैं, ठीक, कण के वेग और तरंग के वेग में क्या संबंध है, ये चीज अपन देखी। ठीक है, तो चलो आज के लिए वो थे, कल अपन बच्चों प्रगामी तरंगों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।